ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों नमस्कार। आखर माटी के इस मंच पर आप सभी दोस्तों का 5 मिनट में हो रहा, 5 मिनट में बहुत स्वागत है। हम लाइव हो चुके हैं और आखर माटी के पेज पर हमारे जो अतिथि विद्वान हैं वो आपके सामने हैं। आप सभी जानते हैं कि आखर माटी का मंच पर्यावरण, गांव, खेती, किसानी, जल, जंगल, ज़मीन को समर्पित ये मंच है और इस मंच पर उन लोगों को हम आपसे रूबरू कराते हैं जो एक लंबे समय से, लगभग 30-40 साल से, 25 साल से, 20 साल से उन चिंताओं को लेकर के काम कर रहे हैं। उन लोगों में से जो लगातार जल को लेकर, ज़मीन को लेकर चिंतित हैं, यानी प्रकृति से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं वो सब से वो जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक नाम हमारे सामने पंकज चतुर्वेदी जी का है। पंकज चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादक की भूमिका में है और हम सभी जानते हैं कि इसके पहले उन्होंने एक लंबी पारी पत्रकारिता के जीवन को जिया है और एक ऐसी पत्रकारिता जो आज के समय हमें और आपको निर्भय बनाती है, हौसला देती है, साहसपूर्ण तरीके से सत्ता से आंख मिला करके बात करने का हौसला देती है। पंकज जी उनमें से एक हैं। पंकज जी का प्रशासनिक और अध्यापकीय अनुभव बहुत बड़ा है। उनके बारे में अगर बताना चलूँगा तो एक लंबा समय लगेगा, मगर उन्होंने मूलतः गणित के, मैथ के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, जिला साक्षरता समिति छतरपुर के जिला समन्वयक रहे हैं, आमंत्रित प्राध्यापक के रूप में उन्होंने आदित्य महाविद्यालय, इसके अलावा दिल्ली के रचनात्मक लेखन डाइट जिसे हम कहते हैं उसमें काम किया है। उन्होंने यूनिसेफ में थिंक टैंक के रूप में टीम से जुड़े रहे हैं। DPEP यानी सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल बुक ट्रस्ट, यूनिसेफ, लखनऊ, भोपाल और बच्चों की दुनिया में उन्होंने लगातार काम किया है, जिसको हम अमूमन नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। और बच्चों के लिए हम एजुकेशन से जुड़े होने के बावजूद उतना समय नहीं देते, उतनी सलाहियत नहीं बरतते हैं। उन्होंने बच्चों को लेकर के बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद से वो जुड़े रहे हैं। उनको अनेक मध्य प्रदेश से और दूसरे राज्यों से राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार मिल चुके हैं और लगातार वो आप देखते हैं कि देश के बहुत सारे अखबारों में लगातार पर्यावरण को लेकर के काम कर रहे हैं। आज उनको हमने आमंत्रित किया है इस बात के लिए कि हम सभी गांव से जुड़े हैं। हमारा बचपन गांव में जीता है। आप सभी जानते हैं कि गांव में बचपन में उन तालाबों में हमने उछलना, कूदना, तैरना सीखा है। वो तालाब हमारे जीवन में संग साथ थे। उन तालाबों को लेकर के जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, हमारे सोर्सेज हैं, उनको लेकर के क्या स्थितियां हैं आज, वो पारंपरिक तालाब हमारे लिए आज कितने ज़रूरी हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, और इस विकास की, तथाकथित विकास की जो अंधी दौड़ है उसके कारण क्या संकट आए हैं हमारे सामने, राजनीति ने क्या संकट किए हैं, पैदा किए हैं, गाँवों में जो स्वार्थ, लालच बढ़ा है उसने क्या संकट पैदा किए हैं। इन सब को लेकर के पंकज चतुर्वेदी जी बहुत बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। उनके पास पर्याप्त समय है। मैं और समय न लेते हुए सीधे उन्हें आमंत्रित करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
आखर माटी जैसे मंच पर अपनी बात रखने की स्वीकृति दी। आखर माटी मंच, आखर माटी की युवा टीम, सभी सदस्य उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और मैं कहता हूं कि वो आएं और अपनी बातचीत हमारे सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले मैं आखर माटी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज समय की जरूरत है, समाज की जरूरत है, देश की जरूरत है और विश्व की जरूरत है, ऐसे एक मसले पर हम सब लोगों को बातचीत करने के लिए आपने जोड़ा। मैं मेरे जो भी श्रोता साथ में जुड़े हुए हैं उनसे बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैं कोई जल का, तालाब का, पानी का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने केवल इस समाज को बहुत करीब से देखा है और वहां से एकत्र सूचनाएं को एक सलीके से सजाकर सरकार तक और समाज के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम ही करता हूं, ताकि लोग समझ सकें कि हम आत्महत्या के जिस दौर को खुद बुला रहे हैं उससे हम अभी भी बच सकते हैं। हम में हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारा वो बच्चा है जिसको हम अभी उंगली से पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। हम उसको कॉलेज में एक बेहतर भविष्य के लिए प्रवेश दिलवा रहे हैं, या वो बच्चा है जिसका विवाह कर हम सोचते हैं कि हम एक जिम्मेवारी से उऋण हो गए। आप सोच लीजिए कि क्या हमने उनको जो सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा दे दी है, क्या उसके बदौलत वो अपने आने वाली पीढ़ी तक इस समाज की जो डोर है, जो वृक्ष बेल है हमारी, उसको संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित कर पाएंगे? आप देखिए कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि देश की 32% हिस्से को पानी की किल्लत के लिए अब गर्मी के मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता। 12 महीने 30 दिन यहाँ पे जेठ रहता है। सरकार संसद में बता चुकी है कि हमारे देश की 11% आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। और आप खुद देखते हैं कि जिन इलाकों में जुलाई अगस्त में बरसात हुई और लोग बाढ़ के लिए हाय हाय करते रहते हैं, सितंबर आते आते वहां पर नल सूख जाते हैं। जिन सड़कों पर, जिन गांवों में, जिन कस्बों में, गलियों में नदियां उफलती दिखती हैं, वहां पर पानी के लिए संघर्ष और कई जगह तो हत्याएं तक हो रही। गोया बहुत स्पष्ट एक चीज कहना चाहूंगा। संतोष जी ने भी अपनी बात में बोला कि तालाब, नदी या कोई पानी का स्रोत है। मैं बहुत स्पष्ट कर लूं, ये सरकार को भी समझना होगा और समाज को भी करना होगा कि पानी का स्रोत या सोर्स या रिसोर्स केवल एक ही है, वो है बरसात। जल, तालाब, कुआं, बावड़ी या बहुत और कुछ, ये सब पानी को सहेज के रखने के जरिए हैं। ऊपर वाला अपने लिहाज से इस धरती को जब न्यूनतम पानी देता है वो भी पर्याप्त होता है, लेकिन हम ऊपर वाले के द्वारा गढ़े गए नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में इसको सहेज के नहीं रख पाते हैं। और जैसे ही प्रकृति की नियामत खत्म हुई, हम लोग पानी के लिए रोने लगते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस देश की आज भी 82% आबादी को पेयजल देने वाला जरिया भूजल है, ग्राउंड वाटर। जबकि जल विज्ञान की थ्योरी, सिद्धांत, नीति स्पष्ट कहती है कि भूजल पेयजल का सबसे असुरक्षित, खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल माध्यम है।
भारत में इस समय 4.5 लाख बच्चे हर साल केवल दूषित पेयजल के कारण मर जाते हैं, और वो दूषित पेयजल 100% भूजल होता है। यानी हम जिस पानी के लिए तड़पते हैं वो पानी को हम ही लुटा देते हैं। सन 1940 में जो फैमिन इंक्वायरी कमीशन का गठन हुआ था अकाल की जांच के लिए, उसमें 1944 में हमारी आजादी के 3 साल पहले ही उन्होंने साफ कह दिया था कि आने वाले समय में यदि संभावित पेयजल से जूझना है तो केवल और केवल तालाब ही काम आएंगे। और आपको एक चीज बता दूं, देश के जिन इलाकों को दूभर कहा जाता है पानी पीने के पानी के लिए, यानी कालाहांडी है या बुंदेलखंड है या तेलंगाना है, इन सब इलाकों की एक ही कहानी है, वो है कि वहां पर प्यास है लेकिन ढेर सारे पारंपरिक तालाब भी हैं। अब आप सोचिए कि टीकमगढ़ सरीका जिला बुंदेलखंड का, जिसकी 40 से 60% आबादी गर्मी होते होते अपने घरों में ताला लगाकर दिल्ली, पंजाब, लखनऊ की ओर कूच कर जाती है, क्योंकि वहां पर पीने का पानी नहीं होता है। उस टीकमगढ़ जिले में सन 65 तक 1100 तालाब होते थे, और आज भी वहां पर 600 से ज्यादा अच्छे तालाब हैं। हर तालाब का नाम सागर है, महेंद्र सागर, कीरत सागर, सागर ही है। और ये जो तालाब हैं, ये केवल पानी का जरिया नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। हमारा पारंपरिक समाज बहुत खूबसूरत था। बुंदेलखंड में ढीमर तालाबों की देखभाल करता था। वो समाज जानता था अच्छी तरीके से कि किस जगह पर तालाब काम का है। वो तालाब को ये भी जानता था कि इसकी कितनी खुदाई जरूरी है। वो ये भी जानता था कि कितनी बारिश में तालाब कितना भरेगा, और जब तालाब भर जाता था तो उसका पानी कौन कितना इस्तेमाल करेगा, इसका प्रबंधन भी उसके हाथ में होता था। उसके बदले में समाज उसमें से पैदा होने वाले मछली, कमलगट्टा, सिंघाड़ा या कुम्हार के लिए चिकनी मिट्टी या ये सब चीजें उसको मिलती थी। तालाब ठेकेदार के हो गए, हमें तालाब चाहिए था पानी के लिए, और अब तालाब हो गया केवल मछली के ठेके के लिए। तालाब हो गया कमलगट्टा सिंघाड़े के ठेके के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि प्रकृति आपकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन प्रकृति आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती है। ये बात महात्मा गांधी ने भी बोली थी। तालाब आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन तालाब आपके लालच को पूरा नहीं कर सकता है। और जहां ठेका शब्द आता है, जाहिर है कि वहां पर लालच शुरू हो जाता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग को कर्नाटक के बंगलुरु जाने का अवसर मिला होगा। अभी 2 दशक पहले तक ये बंगलुरु इतना खूबसूरत शहर था कि बहुत सारे एंग्लो इंडियन या बहुत सारे पूर्वोत्तर के लोग अपनी नौकरी के बाद वहां बसना पसंद करते थे। धारवाड़ तो अंग्रेजों की बड़ी पसंद की जगह हुआ करता था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि बंगलुरु एक अर्बन स्लम बनता जा रहा है। अभी 2 दशक पहले तक बंगलुरु में एयर कंडीशन तो दूर है, पंखे की लोग कल्पना नहीं करते थे। इतना सुंदर मौसम होता था, और अब वहां पे वातानुकूलन की व्यवस्था बहुत आम बात हो चुकी है।
बैंगलोर के बड़े हिस्से में पानी का संकट है। बैंगलोर थोड़ी सी बरसात के बाद में पूरी तरीके से डूब जाता है। जब मैं अपनी किताब दफन होते दरिया पे काम कर रहा था तो मैंने पाया कि आखिर इसका कारण क्या है। मैंने देखा कि बंगलोर में बरसात के आंकड़े भी बहुत कम नहीं हुए। जब मैंने पाया कि अपने तरीके से मैंने पाया है, शायद ये आंकड़ा बहुत ऊंचा भी हो सकता है, कि वहां के 167 तालाब पिछले 2 दशक में मिट्टी से पुर दिए गए और इन तालाबों पर आज कॉलोनी है, कारखाने हैं, बस डिपो हैं, ब्रिज हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। जितने भी पुराने शहर हैं, आप महोबा जिले के कुलपहाड़ से लेकर और हैदराबाद तक ले, उनको जब बनाया गया तो उसकी संरचना इसी तरीके की थी कि बरसात चाहे कम हो चाहे ज्यादा, उसका हर बूंद का पानी उसी कस्बे में, उसी शहर में रहे, एक एक बूंद वहीं जमा हो और सारे साल उस शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करता रहे। हो सकता है कभी 500 साल पहले धरती को ऊपर से नक्शे से देखा जाता तो भारत के अधिकांश उस समय के शहर या कस्बे वेनिस की तरह ही दिखते, जिसमें दोनों तरफ जल निधियां हैं और बीच में कहीं पे आबादी है। लेकिन बंगलुरु को जिस तरीके से नष्ट किया गया, आप देख लीजिए कि जिस शहर में पानी था, पानी को एकत्र करने का माध्यम था, वो अब पानी के लिए पानी पानी होता रहता है। हम लोग अपनी जो पुरानी सीख हैं उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज एक जान लीजिए, ये जो मैंने आपको बंगलुरु का उदाहरण बताया, आप शहर के नाम बदल दीजिए, बंगलुरु की जगह हैदराबाद कर दीजिए, हैदराबाद की जगह आप भोपाल कर दीजिए, भोपाल की जगह आप जयपुर कर दीजिए, और हाँ, दिल्ली भी कर दीजिए। दिल्ली में भी 600 ताला, और जिन जिन जगहों पर आज थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता है और लंबा जाम लगता है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकारों को लताड़ती है, वो सभी जगह पिछले 50 या 60 साल में एक तालाब का जगह होते थे, या तालाब के पानी आने का जो मार्ग होता है वो होते थे। ये बात करीबन 4 दशक पुरानी है, जब इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेडिरिपेट्रॉप्टिक्स के विशेषज्ञ बोनेप्पन और सुब्बाराव ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी और उसमें साफ बताया था कि सिंचाई करने के लिए आर्थिक रूप से तालाब ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो हमारे एक्स एग्रीकल्चर कमिश्नर बी.आर. भूमला रहे, उनकी भी एक रिपोर्ट बताती है कि जिन इलाकों में 750 से 1150 मिलीमीटर पानी बरसता है, वहां पर नहरों के वनिस्पत यदि तालाबों से सिंचाई की जाए तो बहुत अच्छा है। अब आप देखिए, एक आंकड़े बताते हैं कि मुल्क की आजादी के समय लगभग 24 लाख तालाब थे हमारे पास में। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 50,000 तालाब और मैसूर राज्य में लगभग 39,000 तालाब थे। ये ना अंग्रेजों का रेवेन्यू रिकॉर्ड बताता है। ये संख्या लगातार सिमटती जा रही है। सन 2001-2002 में जब इनकी गिनती की गई तो जलाशयों की संख्या लगभग 5.5 लाख से ज्यादा पाई गई। इनमें से 4,70,000 तालाब या जलाशय किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं,
जबकि 15% बेकार हो गए। यानी आजादी के इतने सालों में हम लोग लगभग 20 लाख तालाब चट गए। 20 लाख तालाब, यदि आज की सरकारी योजनाओं के हिसाब से देखें, 20 लाख तालाब यानी 40 लाख करोड़ रुपए। 40 लाख करोड़ रुपए जो हमारे पूर्वज हमारे भविष्य के लिए छोड़ के गए थे, एक पानी बैंक के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इस पानी के बैंक में हम लोग उससे मिले ब्याज से इसको दुगना तिगुना करेंगे, हमने उसको शून्य की ओर समेटना शुरू कर दिया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान 2005 में केंद्र सरकार ने एक काम भी किया था, जिसके अंदर जलाशयों की मरम्मत और नवीकरण और जीर्णोद्धार की बात की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में काम भी शुरू हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन तालाबों पे जिस गति से कब्जे हुए, उस गति से उनका उद्धार नहीं हुआ। अब उद्धार हमारे यहां करने का तरीका क्या है? हमारे उद्धार करने का तरीका आपको बताता हूं। अभी कुछ साल पहले इटावा की नगर पालिका ने बड़ा हल्ला किया कि हमने एक शहर के तालाब को बचा लिया, उसका संरक्षण किया। हमने उस तालाब को जाकर देखा तो मालूम पड़ा भाई साहब लोगों ने उस पूरे तालाब की मिट्टी को खोद कर और उसमें टाइल्स लगा दी, और जब उसके उद्घाटन की बात आई तो नगर पालिका के टैंकर से उसमें पानी भरने लगे। ठीक ऐसी ही दुर्गति गाजियाबाद के एक पक्का तालाब की हुई। हमारे साथी संजय कश्यप ने उस पर रिपोर्ट बनाई, बहुत सारा काम किया, लेकिन उसकी स्थिति न सुधरी। एक पक्का तालाब था, अब उसका पक्का तालाब नाम हो गया, पहले कच्चा तालाब हुआ करता होगा रमते राम रोड पे। वो तालाब ऐसा था कि उसमें अभी 4 दशक पहले तक जब रामलीला होती थी तो केवट बाकायदा उसमें नाव चलाकर रामचंद्र जी को पार कराते थे। अब स्थानीय प्रशासन को लगा यार कि रामचंद्र जी जिस जगह आ रहे हैं तो उसमें मट्टी अच्छी नहीं लगती है, तो उन्होंने मट्टी खोद के उसमें सीमेंट पोत दिया। यही नहीं, उन्होंने क्या किया, जब सीमेंट की पुताई शुरू हुई तो सीमेंट के ठेकेदारों की उड़के लगी और उसके आसपास की जो जगह थी उसमें और सीमेंट की इमारतें खड़ी कर दी गई। प्रशासन बहुत खुश था कि उसने तो इसका सौंदर्यीकरण कर दिया, लेकिन ईमानदारी की बात थी कि सीमेंट के पोतने से उसमें आने वाले पानी का मार्ग बंद हो गया, उससे जाने वाले अतिरिक्त पानी का मार्ग भी बंद हो गया, और अब पक्का तालाब हो चाहे इटावा का तालाब हो, उसकी स्थिति यह है कि वो सूखे ही रहते हैं। अभी गाजियाबाद में फिर से बात चल रही है कि हम तालाबों का सौंदर्यीकरण करेंगे, और शायद आप सब लोग भी जानते होंगे कि आपके जो लोग शहरी और कस्बाई लोग हैं वहां पर कभी कभी सरकार में और स्थानीय प्रशासन में बैठे लोगों को अपने बजट पे थोड़ा गरूर होता है और वो सोचते हैं कि हम सौंदर्यीकरण कर दें। नदी का सौंदर्यीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण। सुंदरता की जरूरत उसे है जिसमें कहीं कुरूपता हो या संपूर्णता ना हो। जल अर्थात पानी अपने आप में संपूर्ण शाश्वत सत्य है। दुनिया की हर गंदगी, अशुद्धता, अप्रियता को धोने का एकमात्र शाश्वत सत्य जल है। यदि आप सत्यम शिवम सुंदरम की नीति को मानते हैं या जानते हैं, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है और वही जल है। थोड़ा आश्चर्य करें और फिर दुख मनाएं और अपने आप पे लानत दें कि हम उस जल को
सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, किसी भी जल निधि को सौंदर्यीकरण की कोई जरूरत नहीं है। मैं सौंदर्यीकरण का एक व्यापारीकरण का उदाहरण बताता हूं। अहमदाबाद का साबरमती नदी फ्रंट, देश दुनिया के लोगों को आकर दिखाया जाता है, वहां के रंग बिरंगे फवारे दिखाए जाते हैं, वहां झूला झूलाया जाता है, वहां पे लोगों को घूमने को दिखाया जाता है, वहां भेलपूरी खिलाई जाती है। वहां बहुत सारे लोगों को घूमने की एक जगह अच्छी मिल गई है, एक बगीचा भी बना दिया है कि आप हरे हरे कुछ पेड़ भी देख लो, फोटो खींच लो। लेकिन क्या वो साबरमती नदी का सौंदर्यीकरण था या संरक्षीकरण था? बिल्कुल नहीं। जहां कहीं भी रिवर फ्रंट बनने की बात आती है तो आप साबरमती रिवर फ्रंट को सामने रख लें, जहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर नदी के किनारों की हजारों वर्ग मीटर जमीन को कब्जा कर लिया गया व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए, और साबरमती नदी में आज नर्मदा से लाके पानी डाला जाता है और हम लोग खुश होते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण हो गया। ये अकेले साबरमती का सौंदर्यीकरण नहीं है, ये देश के जिन तालाबों को सौंदर्यीकरण की बात की जाती है, जैसे ही सौंदर्यीकरण की बात होती है तो मान के चलें कि उसके आसपास की जमीन को समेटने की या उस पर पहले से हो गए कब्जों को लीगल शेप देने की ये कुत्सित तैयारी है। मेरे बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि हम तालाबों को संरक्षित करने के लिए क्या करें। यदि वास्तव में आप तालाब को संरक्षित करना चाहते हैं तो 25-50 साल वाले पुराने के रिकॉर्ड को देख लीजिए और उसमें ये पता कर लीजिए कि इस तालाब में पानी आने का मार्ग कौन सा था और ज्यादा पानी हो जाने पर पानी जाने का मार्ग कौन सा था। केवल उस मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करा दे, उसमें पुते हुए सीमेंट को हटा दें, उसके आसपास जो पेड़ लगे उन पेड़ों को लगा रहने दें और आप देखेंगे कि वो तालाब फिर से खिलखिला के हंस उठेगा। एक चीज और जान लीजिए कि तालाब एक केवल संरचना नहीं है जिसमें पानी एकत्र हो रहा है। तालाब की एक पूरी इकोलॉजी है, एक पूरा पर्यावरणीय तंत्र है जिसके अंदर उसकी चिकनी मिट्टी भी है, उसमें पलने वाले गिंडोले भी हैं, उसकी मछली भी है, मेंढक भी है, उसमें पलने वाले पौधे भी हैं, उसके किनारों की नमी भी है, उसके किनारों पर लगे पेड़ भी हैं और उसके किनारों पर लगे पेड़ से गिरी हुई पत्तियां भी हैं और उन पत्तियों उन पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया भी है। एक तालाब को बचाने का अर्थ इस पूरे इकोलॉजी को बचाना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, हम सब लोगों ने अपने स्कूलों में पढ़ा है और हमारे बहुत सारे साथियों ने पढ़ाया है, प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा नदी के पास जाता है। हम अलग अलग भारतीय भाषाओं में देखें इस प्रकार की हमारी कहावतें हैं। यदि हम आज अपने इलाके के तालाबों को या जल निधियों के नष्ट होने का मुख्य कारण देखें तो वो कारण इस मुहावरे से छेड़छाड़ है। आधुनिकता के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर हमने बलात् पानी को अपने घर बुलाने की साजिश की। मैंने सोचा कि मैं क्यों जाऊं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज प्रकृति के विरुद्ध की। नियम तो यह था कि पूजा के लिए आप मंदिर जाएं, नियम तो यह था अजान होने पर नमाज पढ़ने मस्जिद जाएं ताकि आप सही समय उठ सकें, सही समय सो सकें। नियम तो यह था कि रविवार को एक दिन आप चर्च चले जाएं
नियम तो ये था कि आप गुरुद्वारे जाएं, परिक्रमा करें, सेवा करें और वहां से पौष्टिक आहार के रूप में कड़ा प्रसाद लेके लौटें। लेकिन उल्टा हुआ। हमने सोचा यार कि भगवान को हम घर क्यों नहीं बना लें, अब हर घर में मंदिर हो गया। कुआं प्यासे के पास क्यों जाए, हम पानी को अपने घर बुला लेते हैं। और यही प्रकृति जन्य प्रतिरोध का परिणाम है कि जिस पानी को हम घर बुला रहे हैं, अब वो पानी प्लास्टिक की बोतलों में आने लगा है। 1 लीटर पानी के लिए 15 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं और हम उन कारखानों के पानी पे निर्भर हैं जो जमीन का सीना चीर के पानी निकाल रहे हैं और आधा पानी नालियों में बहाकर आपको पिला रहे हैं। बहुत पारंपरिक व्यवस्था को हमको समझना होगा। एक नदी है, नदी के किनारे एक शहर बस रहा है, गांव बस रहा है, कस्बा बस रहा है। जरा पारंपरिक शहरों को देखिए, आप देखेंगे कि कभी भी नदी के किनारे सटाकर कोई शहर या कस्बा नहीं बसा। थोड़ा सा दूर हल्की सी ऊंचाई पे बसा। जब आप शहर में प्रवेश किए तो अलग अलग जगह पर तालाब, बावड़ी जैसी संरचनाएं हुई और उसके बाद में आपके घर के आंगन में या मोहल्ले के बीच में एक कुआं हुआ। नदी का पानी आपके ना तो सीधे पीने के लिए है, ना आपके सीधे इस्तेमाल के लिए है। नदी रेत लूटने के लिए भी नहीं है। नदी केवल अविरल बहने के लिए है और बहाव की शाश्वत लहर के साथ जो किनारे छोड़ जाए वही केवल समाज के इस्तेमाल के लिए है। नदी बहती रहेगी तो उस नदी के प्रभाव से उसके किनारे 20 से 25 किलोमीटर दूर के जो तालाब हैं या बावड़ियां हैं वो समृद्ध संपन्न रहेंगी। और जब तालाब और बावड़ियां समृद्ध संपन्न रहेंगी तो उनसे थोड़ी गहराई का जो जल का माध्यम है, कुआं, वो संपन्न रहेगा। अब मुझे तो 1 गिलास पानी पीना था, केवल इतने प्यास की जरूरत थी और मैंने एक बटन दबाया, मेरे घर की मोटर चल गई और 1 बाल्टी पानी खराब हो गया। 1 गिलास पानी के लिए, 100 मिलीलीटर पानी के लिए मैंने 20 लीटर पानी को व्यर्थ कर दिया। ये सुविधा थी कि आत्महत्या के लिए आह्वान था। अब ये आप देखिए कि तालाब की जो मैंने आपको भूमिका बताई क्या है। नदी की एक भूमिका है, तालाब की भूमिका केवल आपके पेयजल को के जल स्तर को मेंटेन रखने की है और इसके अलावा जो आपके निस्तार के काम है, आपके गाय बैल को पानी पीना है, आपको कपड़े धोना है, स्नान करना है, यदि नदी दूर पड़ रही तो तालाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तालाब से अतिरिक्त जो पानी निकल रहा है, जो नहरिया से निकल रहा है, उसका ही इस्तेमाल आप सिंचाई में करेंगे। थोड़ा सा दक्षिणी राज्यों के यदि हम चलते हैं मद्रास रेसिडेंसी में, तो मद्रास प्रेसिडेंसी इलाकों में एक एरी व्यवस्था है, वो पांडिचेरी तक है, कई सौ साल पुरानी व्यवस्था चल रही है। जो एरी है वो एक प्रकार के तालाब ही हैं और ये लगभग मान चलिए कि एक तरफ पहाड़ के उनकी जो तलहटी है उसमें जो तालाब निर्मित हुए उनको उन्होंने एरी कहा। एरी तालाबों की व्यवस्था आज भी वहां का पारंपरिक समाज ही करता है। वहां पर वो लोग अनुसूचित जाति में आते हैं
वो लोग उन एरी तालाबों के मालिक होते हैं। हर गांव में जल समितियां हैं। जल समितियों का बाकायदा चुनाव होता है लोकतांत्रिक तरीके से, और उन जल समितियों का जो प्रबंधन का काम होता है, जो एरी को मेंटेन करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के पास होता है। यदि एरी संचालक ने ये कह दिया कि इस बार पानी कम है और कोई भी इसकी सिंचाई के लिए पानी नहीं लेगा, तो मजाल है कि कोई उसका पानी छू ले। कोई भी उस एरी के पानी को आकर साबुन से गंदा नहीं कर सकता है। ये इसकी जिम्मेवारी एरी के संचालकों की होती है। और यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसकी सजा भी वो लोग निर्धारित करते हैं। मद्रास से लेकर पांडिचेरी तक के एरी तालाबों की जो प्रबंधन की प्रक्रिया है, वो बदलते समाज में आज भी जिंदा है। और मैं चाहूंगा कम से कम कि जो गोवर पट्टी के लोग हैं, जिन्होंने इस अकाल को खुद ही बुलाया है, वो कम से कम एक बार एरी की व्यवस्था को जरूर पढ़ें। अब हमारे यहाँ तालाबों की दिक्कत असल क्या है? यदि आप एक जिले के तालाब देखें तो मजेदार चीजें की, जैसे एक जिले में कुछ तालाब होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, कुछ होते हैं फॉरेस्ट के, कुछ होते हैं पंचायत के, कुछ होते हैं फिशरीज के पास, मछली पालन विभाग के पास में, कुछ होते हैं एग्रीकल्चर के पास में, और कुछ होते हैं लोकल बॉडी के पास में, जैसे कि नगर निगम के पास में, नगर पालिका के पास में, और कुछ टूरिज्म के पास, और भी और सकते हैं। अब इतने सारे महकमों के तालाब हैं और किसी भी महकमे में एक तयशुदा अफसर, अधिकारी, कर्मचारी नहीं है जो तालाब के संरक्षण के बारे में चिंतित हो। जाहिर है कि उन पे कब्जे होते रहते हैं। और कब्जे क्या होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अब हर गांव को शहर बनने की होड़ लगी हुई है। शहर एक चमचमाती सड़क है, पक्के मकान है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, ऐसा लोगों का भ्रम है। अब जब शहरों की पेप्सी दौड़कर 500 की आबादी के गांव तक पहुंच गई, लेयर का चिप्सी वहां पहुंच गया, मोबाइल ने क्रांति ला दी, वहां भी ब्लू फिल्म मोबाइल पे देखी जाने लगी, तो जाहिर है कि उसकी सभी अराजकता, अनैतिकता, अमानकता उस गांव तक जानी है। अब मुझे शहर बनना है। हम पिछड़े नहीं रहना चाहते, हम शहर बनेंगे। तो शहर बनने का सबसे पहला फार्मूला है कि आपको लोभी होना होगा। ऐसे कहा जाता था कि गांव के लोगों की और शहर के लोगों की प्रवृत्ति और आदतों में यह फर्क होता था कि वो लोग, गांव के लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा संचय नहीं करते थे। यानी उनका एक साल का काम चल गया है ना, अपना आगे का काम चला लिया, और दूसरा वो लोग कम में काम चलाते हैं, यानी बोलने में भी। मैंने कहा कि मुझको बिजावर जाना है तो गांव वाला बिजार बोल के ही काम चला लेगा। मुझे नारायणपुर जाना है तो हम बोले नारायणपुर का टिकट देना, गांव वाला नारायणपुर जाना है। तो शब्दों में भी, संस्कारों में भी, जरूरतों में भी कम में काम चलाने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन जब हमको चस्का लग गया शहर बनने का, तो हमारे पास में स्वार्थ भी आया, हमारे पास में लोभ भी आया, हमारे पास में कुछ चीज को अधिक समय तक दबा के रखने की आदत भी आई। मुझको बड़े घर की जरूरत होने लगी, मुझे चौड़ी सड़क की जरूरत होने लगी, मुझे सीवर की जरूरत होने लगी, मुझको ऐसे घर की जरूरत होने लगी जिसके घर के अंदर में अपनी बोलेरो कार लेके चले जाऊं। फिर मैंने अपने घर में ऐसे शौचालय भी बना लिए जो सरकार ने पैसा दिया, और हमने खोद खाद के उसकी 2 गड्ढे बना के और दरवाजा लगा लिया, और उसका पैखाने का पानी कहाँ जाएगा? तो सबके लिए हमने सोचा तालाब तो पड़ा है, ये तो हमारे काम का नहीं है। हमने सब उसमें पहले कूड़ा कचरा डालना शुरू किया था, और अब उसको मट्टी डाल के ढक दिया, और उसके बाद में क्योंकि अब तो सीवर लाइन आ गई तो तालाब की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने चलो ठीक है इस पे कब्जा कर लेते हैं, इस पे थोड़ा अपना आंगन बढ़ाएंगे, आंगन बढ़ा के सड़क बढ़ाएंगे, सड़क बढ़ा के मार्केट बनाएंगे, मार्केट बना के इस पे हम पूरा इसको हड़प जाएंगे। हर जिले की, हर कस्बे की, हर गांव की पिछले 40 साल की यही कहानी।
हम लोगों ने अपने लोभ में इन तालाबों को लगभग पी लिया। हम एक छोटे से समूह के साथ में बहुत लंबी मांग करते रहे कि तालाबों को लेकर एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन हो, जिसमें सभी अलग अलग महकमों के तालाब हैं वो उसमें आए। वो प्राधिकरण पूरे तालाबों का एक इंडिपेंडेंट सर्वे करे, उनकी 40 साल पुरानी स्थिति के लिए सैटेलाइट और जियो टैगिंग को इस्तेमाल करे और उनके पानी आने और जाने के पारंपरिक रास्तों को तलाश कर उनको अतिक्रमण से मुक्त कराए और सभी तालाबों को एक प्राधिकरण के अंतर्गत रखा जाए और वो प्राधिकरण इतना ताकतवर हो कि वो जुडिशरी टाइप निर्णय भी ले सके कब्जे को लेकर और इन सबको लेकर। पिछले जब अभी उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो हमारे कुछ मित्रों ने प्रयास करके इसको भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी शामिल करवाया था। और यही नहीं, योगी सरकार के पहले 100 दिनों के काम में भी इसको शामिल किया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक तालाब प्राधिकरण का गठन होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुछ लोगों ने, उत्तर प्रदेश के बड़े अफसरान ने फोन पे बात भी किया, कुछ कागजात मांगे, हमने उनको सब दे दिया। लेकिन तालाबों पे कब्जे करने वाले इतने ताकतवर लोग हैं, वो जानते हैं कि इस प्रकार का प्राधिकरण उनकी समृद्धि की पोल खोल के रख देगा और इसीलिए वो प्राधिकरण कभी साकार नहीं हो पाया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि क्या तालाब का देखभाल करना इतना कठिन है क्या? हकीकत में आपको बताएं कि तालाब की सफाई और गहरीकरण कोई बहुत महंगा काम नहीं है। बहुत आराम से किसान जानता है कि हल्के हाथों से यदि कम पानी की स्थिति में तालाब की गाद को निकाल लिया जाए तो वो उसके खेत के लिए बहुत अच्छी खाद है। और आपको बताएं कि राजस्थान के कुछ इलाकों में उसका इस्तेमाल भी हुआ। झालावाड़ जिले वगैरह में उसको कहते हैं कि हम पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश करना कहते हैं। पॉलिश करने का मतलब है कि वो मट्टी को ले जाते हैं और उस मट्टी से खेत को एक लेयर लगा देते हैं। बहुत साधारण सा काम है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस समय बुंदेलखंड में केन और बेतवा को जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कभी 3,000 करोड़ से शुरू हुआ था और आज 45,000 करोड़ में पहुंच चुका है। और अभी भी उसकी त्रासदियां सामने आ रही है, किस प्रकार से पन्ना नेशनल पार्क पूरा डूब जाएगा, राजघाट परियोजना नष्ट हो जाएगी, कई कई चीजें आ रही हैं। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के दौर में जब हमको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, तब बड़े बांध, बड़ी योजनाएं और बड़े तालाब, बड़े जो कुंड हैं, वो निश्चित ही दलदल को निर्मित करेंगे और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाएंगे, मीथेन उत्सर्जन को बढ़ाएंगे। ऐसे में सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और अन्य कार्य के लिए यदि केवल पारंपरिक तालाबों पे केंद्रित योजनाओं से काम किया जाए तो वो बहुत कम खर्चों की होती है। उसका उदाहरण है टीकमगढ़ जिले में जामनी नदी में से चंदेल कालीन तालाबों को जोड़ा गया। लगभग 35 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई गई और उससे कई तालाब जोड़े गए और उसका यह फायदा हुआ कि लगभग 18 गांवों में सिंचाई का पानी आया। इसमें एक भी पेड़ नहीं काटना पड़ा, एक भी व्यक्ति को अपनी जगह से नहीं हटाना पड़ा और बहुत कम खर्चे में योजना पूरी हो गई। लेकिन असल बात यह है कि ना तो तालाब को साफ करना महंगा है, ना तालाब को संरक्षित करना महंगा है। महंगी है तो हमारी इच्छा शक्ति, महंगी है तो अपनी जड़ों पर लौटने की संकल्प शक्ति। मुझे अभी बातचीत करते हुए मुझे लगता है लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। बात करने को बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे उदाहरण हैं। तालाब के जो श्री हरि कथा कथा अनंता के किस्म से है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यदि हम तालाबों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होते हैं तो हम पहाड़ को बचा सकते हैं,
हम हरियाली को बचा सकते हैं, हम मछली और मेंढक को बचा सकते हैं, हम प्राकृतिक रूप से केंचुओं को पैदा कर सकते हैं, हम नई मिट्टी को उत्पादित कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसे कई चीजें हैं। खासतौर पे आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश और मध्य भारत बहुत बड़ा अ, अम, आवारा पशुओं के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। यदि आप देखेंगे कि आवारा पशुओं की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पानी की कमी और चरागाह की कमी। यदि हम तालाब के संरक्षण के लिए कटिबद्ध होते हैं तो स्पष्ट मानिए कि हम इस आवारा पशुओं की समस्या को निराकरण कर सकते हैं। यदि हम रोजगार की बात करें तो तालाब मछली, कमलगट्टा, सिंघाड़े जैसी चीजों से बहुत बड़े स्तर पर रोजगार के माध्यम भी हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया था कि यदि हम इन तालाब की गाद को असलियत में खेत में इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये जो तालाब है हमारे लिए सोना उगल सकते हैं। यस, सोना उगल सकते हैं। इन्हें जो है कि जो ये तालाब हैं अभी उनकी स्थिति ये है कि हमें जो रासायनिक खादों के कुपरिणाम आ रहे हैं उससे हम बचा सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि सन 2018 17-18 के आसपास इस सरकार ने एक चीज बोली थी कि हम 5 लाख नए तालाब खोदेंगे और इसके लिए जल क्रांति कही गई थी और खेत तालाब के नियम दिए गए थे। और वो कहाँ गए? जो आज हम कह रहे हैं कि बरसात के पानी को बचाने के लिए और जमीन की नमी को बचाने के लिए तालाब जरूरी है, जाहिर है कि हमको 10 लाख नए तालाब खोदने की जरूरत नहीं है। हमारी आज प्राथमिकता और हमारी जरूरत वो जो हमारे पुराने तालाब हैं उनको बचाने की होना चाहिए। शहर किस प्रकार से तालाब को पीते हैं उसका ताजा तरीन उदाहरण अभी आप देख सकते हैं भोपाल में। भोपाल में बाकायदा बड़े तालाब की जमीन पे सड़कें बन रही हैं, कॉलोनी बन रही हैं और उसपे ढेर सारे आदेश हैं एनजीटी के और सबके, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है। ये जो तालाब हैं इसको हम लोग खाना तो बंद कर दें। यदि आपने इसको खाना बंद कर दिया तो फिर आपको नए तालाब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चीज है कि भाई हम उन जो पुराने तालाब हैं उनको तो बचाना शुरू कर दें। हम उनको बचा नहीं रहे और किस चीज पे जड़े हुए हैं कि हम नए तालाब बनाएंगे, जबकि आपके पास है पुरानी संरचनाएं बहुत सारी। देखो एक चीज जान लीजिए कि जो मैंने अभी पहले भी बोला कि जलवायु परिवर्तन का जो कुप्रभाव है वो मौसम की अनिश्चितता और चरम हो जाने की मार के साथ में हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ऐसे में आज जो हमारे पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, कोई भी खेती पानी के बगैर संभव नहीं है। और इस जलवायु परिवर्तन की मार के कारण आप जो बरसात है और भूजल है उस पे टिकी हुई खेतियों पर आप चल नहीं सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सन 50-51 में हमारे देश में की जो कुल खेती थी उसका 17% लगभग 36 लाख हेक्टेयर की सिंचाई तालाब से होती थी और आज ये रकबा घटकर महज 17 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी कुल जो रकबा है सिंचाई का उसका महज 2.5%। और उसमें भी तालाब से सिंचाई की परंपरा अभी भी साउथ के जो दक्षिण राज्य है वो जिंदा रखे। हिंदी पट्टी वालों ने अपने तालाबों को पोत लिया अच्छी तरीके से। अब हमारे जो ये जो सरकार की नीतियां हैं वो भी इसके प्रति बड़े सकारात्मक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि
सन 2012 में सरकार ने एक वेटलैंड नीति पॉलिसी बनाई, आर्द्र भूमि पॉलिसी। उसमें उन्होंने तालाब को वाटर सोर्स मानने से ही मना कर दिया। छोटे तालाबों को उन्होंने आर्द्र भूमि माना ही नहीं, और जैसे ही आप उसको वेटलैंड नहीं मानते हैं तो उस पे कब्जा करने वालों को, उसको ढकने वालों को एक लाइसेंस मिल जाता है कि हम इस पे कंफर्टेबली कब्जा कर सकते हैं। तो सरकार की नीति भी तालाबों को लेकर बहुत उचित नहीं है। तो इसीलिए हमको भी एक बार इससे विचार करना होगा कि क्या हम लोग वास्तव में उस सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तालाब बचाएगी, जिसकी नीति में ही तालाब के प्रति थोड़ा सा विमुक्तता का भाव है, और उसकी जो प्राथमिकता है वो है कि हम सबसे ज्यादा बड़ी योजनाओं पर हम अपना खर्चा करें। तो ये कई चीजें हैं जिसपे हमको इसमें विचार करने की जरूरत है। और हम देश के अलग अलग हिस्सों के तालाबों पे भी चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास कई मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप सभी पूछ रहे होंगे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मेरी क्या जिम्मेवारी है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आप तालाबों के लिए कुछ करें, तो जब कभी किसी तालाब को भरता हुआ देखें तो उसको बचाने के लिए अपने समान विचारधाराओं को के लोगों को जोड़ें और उसके लिए खड़े जरूर हों। एक बार आप लोग खड़ा होना शुरू कर देंगे तो राजनेता और सत्ता में बैठे लोग, ये दोनों ही इस चीज के लिए कटिबद्ध होंगे कि हम इनको बचाएं। आपको एक चीज और बड़ी आश्चर्य की बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश भी है कुछ, जिसमें कहा गया है कि हर जिला प्रशासन हर महीने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में नदी, तालाब, कुओं की स्थिति के बारे में एक सूचना देगा। लेकिन उस आदेश पर कभी कोई अमल होता नहीं है और यथावत उनके कब्जे चलते चले जाते हैं। अभी यानी मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग एक दशक पहले तक 12,653 तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं हुआ करते थे। सरकार ने अदालत में स्वीकार लिया कि इसमें तो 4,000 को भूमि माफिया ने पाट दिया और बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी, जबकि 2023 पर अभी भी अवैध कब्जे हैं। ऐसे इलाहाबाद में 13,000, आजमगढ़ में 5,335, गोरखपुर में 3,971, कानपुर में 377 और सहारनपुर में 6,858 जल निधियों को हम लोगों ने कुछ ही साल में मटिया मेट कर दिया। हम जिस प्यास, पलायन और मुफलिसी की बात कर रहे हैं वो हमारी ही देन है। हमने इन तालाबों को अपनी आधुनिकता के अरमानों के लिए कब्रिस्तान बना दिया और अब हम जमीन की नमी के लिए, पानी के लिए, बेहतर फसल के लिए, बढ़ती गर्मी के लिए उनको कोस रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं सोचता हूं कि आज की बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ में कि हमारे जो भी साथी इस बातचीत के साथ जुड़े हैं वो अपने अपने स्तर पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में कम से कम तालाब को बचाने के लिए एक संस्था जरूर बनाएंगे, जहां पर तालाबों से जुड़ी हुई गीत हो, कविता हो, कहानी हो, उसके साथ जुड़े हुए कुछ एक्टिविस्ट हों जो समाज में जाकर बता सकें कि तालाब आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपका बेटा,
तालाब में यदि आप गंदगी डालते हैं तो आप अपने आने वाले कुल को नष्ट कर रहे हैं। तालाब में मिट्टी भर के यदि आप दुकान खड़ी करते हैं तो दुकान से आने वाला किराया आप एक प्रकार से देशद्रोह के फंड में जा रहा है। इस तरीके का माहौल बनाने की उम्मीद मैं आप सभी लोगों से करता हूं। आप सभी लोगों से बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किन्हीं साथियों से कोई बातचीत के प्रश्न हो या कुछ हो तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। संतोष भदौरिया जी। संतोष जी, क्या छोड़ सकता हूं मैं? हेलो हेलो। हाँ संतोष जी।